नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। न्यूज 24 के दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मां लक्ष्मी की भी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के ताप से आप मुक्त रहें। दिवाली के मौके पर देश का कोना कोना जिस तरह जगमगा रहा है, उसी तरह आपकी जिंदगी में भी खुशियों का दिया जलता रहे। इसके लिए सिर्फ धन की देवी लक्ष्मी का ही आशीर्वाद काफी नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर लक्ष्मी यानी धन के सही इस्तेमाल का हुनर भी होना चाहिए। तभी किसी व्यक्ति, परिवार, समाज के साथ साथ देश का वर्तमान और भविष्य दोनों बेहतर हो सकता है। भारतीय परंपरा के मुताबिक दिवाली के दिन ही श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे थे। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जिसमें राजा खुद मर्यादित था, राजधर्म के नियम कायदों में बंधा था, प्रजा भयमुक्त थी, किसी को कोई भी परेशानी नहीं थी। पर यह कैसे संभव हुआ होगा? संभवतः त्रेता युग में जिस राम राज्य की अवधारणा हमारे जनमानस में है, वो अधिकार और कर्तव्य के बीच समन्वय पर आधारित होगी। एक आदर्श व्यवस्था सिर्फ अधिकार की बात करने से स्थापित नहीं हो सकती। उसके लिए लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी। दीपावली के मौके पर भारत एक सोच में आज मैं बात करूंगी एक ऐसे मुद्दे की जिसका सीधा कनेक्शन आपके वर्तमान और आपके भविष्य से है, आपकी खुशहाली से है, आपके परिवार की खुशहाली से है। क्या आपने कभी सोचा है कि देवी लक्ष्मी की इतनी पूजा के बावजूद आपकी जेब अक्सर खाली क्यों रहती है? हर महीने क्रेडिट कार्ड के सहारे जिंदगी क्यों आगे बढ़ानी पड़ती है? अच्छी तनख्वाह के बाद भी खाते में शून्य बटा सन्नाटा क्यों रहता है? हमेशा इस बात की चिंता क्यों सताती रहती है कि अगर कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा? नौकरी चली गई तो शहर में परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? कमाई और खर्च के बीच संतुलन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्या ग्लोबलाइजेशन और अल्ट्रा कंज्यूमरिज्म के दौर में युवा पीढ़ी में फिनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स दिनों दिन कम होती जा रही है? खाओ पियो मस्त रहो और कल हो ना हो वाली सोच कहीं समाज को बड़े संकट की ओर तो नहीं धकेल रही? आज हम ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास प्रोग्राम लक्ष्मी दर्शन में। भारत में हजारों साल से संयम और संचय की परंपरा रही है। कम से कम संसाधनों में लोग अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर सके, इसका रास्ता हमेशा से दिखाया जाता रहा है। चाहे महादेव का जीवन चरित्र हो या फिर श्री राम का मार्ग, महात्मा गांधी का मेरा जीवन ही मेरा संदेश हो या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानवतावाद, इन सब से एक ही संदेश निकलता है कि साधारण जीवन जीते हुए कैसे समाज की बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। संयम और संचय को लोगों के आचार विचार का हिस्सा बनाने में भारत की गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा योगदान है। ये प्राचीन भारत की बहुत आगे की सोच वाली संस्कृति ही थी, जिसमें राज परिवार में पैदा राजकुमार भी गुरुकुल में जीवन को शून्य से शुरू करने का हुनर सीखते थे। परिस्थितियों के हिसाब से संचय यानी बचत को अपने जीवन का हिस्सा बनाते थे। निजी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ समाज के कल्याण में अपनी दमदार भूमिका को ही जीवन की सफलता समझते थे। लेकिन आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। क्लास कल्चर ने युवा पीढ़ी के घोर उपभोक्तावादी, आराम तलब और अति व्यक्तिवादी बना दिया है। यही वजह है कि युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा है, जो भी कमाता है उसका बड़ा हिस्सा मौज मस्ती और अपने शौक को पूरा करने में खर्च कर देता है। दिनों दिन बचत की गुंजाइश कम होती जा रही है। महीने में 15 दिन जिंदगी क्रेडिट कार्ड या दूसरों से कर्ज के सहारे चलती है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि महंगाई ज्यादा हो गई या फिर खर्च की आदतें बिगड़ चुकी हैं।
भारत में बदलाव की बुलंद कहानी की एक तस्वीर बाजारों में दिख रही है, जहां लोग दोनों हाथ खोलकर खरीदारी कर रहे हैं। सोना चांदी, नए नए ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच, स्मार्ट टीवी जैसी खरीदारी कर रहे हैं। लोगों के मिजाज में आते बदलावों को देखते हुए कंपनियां लुभावने ऑफर के चुंबक से अपने प्रोडक्ट्स की ओर एक बड़े वर्ग को खींच रही है। अर्थशास्त्रियों की सोच है कि दुनिया में तेजी से होते बदलावों के लिए लोगों की ख्वाहिशें बहुत बढ़ गई है। लोग अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। जो पश्चिमी देशों में हो रहा है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उसी लाइफस्टाइल को हम यहाँ अपनाना चाहते हैं। तो इसके वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं। नई गाड़ी ले लो, नया मोबाइल फ़ोन ले लो, नया लैपटॉप ले लो, या नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, या ट्रैवल करते हैं, टूरिज़्म है, वो सब में लोगों का खर्चा हो जाता है। अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग की सोच है कि कोरोना महामारी के बाद लोगों के भीतर खर्च की प्रवृत्ति और बढ़ी है। लोगों के मन में ये सोच आकार ले चुकी है कि कल हो न हो, ऐसे में कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहनी चाहिए। संभवतः इसीलिए लोग अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने लगे हैं। लोगों को आदत पड़ गई है खर्चा ज्यादा करने की, सेविंग्स कम करने की। इसको गलत कहें या सच कहें, ये बड़ा मुश्किल है, ये आदमी पे डिपेंड करता है। इसमें मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, ये वही करता है जिसकी उस एज ग्रुप में आमदनी है, जो 15 से 40 कहते हैं, जिनको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं। जिसको फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अच्छे नहीं लग रहे, वो ये नहीं करता है। अगर कमाई से ज्यादा खर्च होगा तो महीने में 15 दिन जेब खाली रहना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि ये भी दलील दी जा रही है कि लोगों में ज्यादा खर्च की आदत देश की जीडीपी की सेहत के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया में होते बदलावों के बीच लोगों के पास खर्च के नए नए रास्ते भी बने हैं। मसलन मोबाइल फोन हर आदमी की बुनियादी जरूरत बन चुका है, जिसे हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है। इसी तरह देश में ऐसे परिवार भी कम मिलेंगे जहां टेलीविजन ना हो। टीवी देखने के लिए उसे हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है। इसी तरह पहले देश की आबादी का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाता था, लेकिन अब उसकी जगह प्राइवेट स्कूलों ने ले ली है। ऐसे में हर महीने मोटी फीस चुकाना पड़ता है। इसी तरह खर्च के कई नए रास्ते लोगों के सामने मुंह बाएं खड़े हैं। अस्पताल के खर्चे या एजुकेशन के खर्चे सब बढ़ चुके हैं। तो लोगों की आमदनी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उस रफ्तार से ज़्यादा उनका खर्चा और खर्चा के जो रास्ते हैं वो बढ़ रहे हैं। देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आए बदलाव और लोगों की जिंदगी में तकनीक की एंट्री ने खर्च को बढ़ा दिया है। कल तक जिन चीजों को लग्जरी समझा जाता था, वो तेजी से बदलती दुनिया में लोगों की अहम जरूरत बन चुकी है, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए लोगों को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने खर्च करना पड़ता है। लोगों के छोटी कमाई के सामने जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्चा सुरसा के मुंह की तरह लग रहा है। लोअर मिडिल क्लास अपनी कमाई की तुलना में महंगाई की रफ्तार तेज महसूस कर रहा है। ऐसे में आम आदमी अपनी जरूरतों और शौक को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड या कर्ज का रास्ता चुनना आसान समझता है। एक कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया का आर्थिक व्यवहार तेजी से बदला है। ज्यादातर शहरी मिडिल क्लास परिवारों की स्थिति कमोबेश ऐसी हो चुकी है जिसमें महीने की कमाई से ज्यादा खर्चा है। कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेने में भी युवा वर्ग नहीं हिचक रहे। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया है। इसमें कल्चरल एक्सचेंज के साथ साथ खुद को एक दूसरे से संपन्न दिखाने की होड़ पैदा हो गई है। महंगा स्मार्टफोन, अच्छे कपड़े और महंगे रेस्टोरेंट में खाते पीते तस्वीरें पोस्ट करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। दिखावे और नकल के चक्कर में लोग कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। पहले परिवार के बड़े बुजुर्ग फिजूल खर्ची करने पर युवाओं को समझाते थे, चादर जितनी लंबी हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। लेकिन नए दौर के युवाओं का मानना है कि पैर के हिसाब से चादर बढ़ाने में समझदारी है।
जरूरतों से समझौता और दिल की ख्वाहिशों को दबाने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि रोक टोक करने पर भी स्मार्टफोन संस्कृति के साथ पले बढ़े युवाओं का एक ही जवाब होता है, इट्स माई लाइफ, माई चॉइस, माई स्टाइल। बच्चों की इस सोच को शह देने में लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की ओर बढ़ते माता पिता का भी बड़ा योगदान है। 20-25 हजार रुपए की मंथली सैलरी वाले युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने में जहां क्रेडिट कार्ड और आसानी से मिलने वाला लोन बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, वहीं युवा पीढ़ी को एक बड़े कर्ज की जाल में भी फांस रहा है। एक जमाना था जब लोग बिजनेस के लिए लोन लेते थे, घर बनाने और कार के लिए लोन लेने बैंक पहुंचते थे, बच्चों को ऊंची तालीम दिलवाने के लिए लोन के बारे में सोचते थे। पर अब 10,000 रुपए का मोबाइल फोन भी 6 महीने से लेकर 24 महीने तक की किस्त में मिल जाता है। टीवी, फ्रिज, टैबलेट, लैपटॉप सब आसानी से लोन पर उपलब्ध है, सिर्फ कुछ सेकंड की प्रक्रिया में। इससे सामान्य मिडिल क्लास को अपने शौक को पूरा करने का बहुत आसान तरीका मिल गया है। ऐसे में 25 से 30 साल के किसी युवा का 5 से 7 तरह की EMI जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आसानी से लोन मिल जाना, क्रेडिट कार्ड के जरिए बेतहाशा खर्च करना, मुझे लगता है ये आदतें लोगों को बहुत स्पेंड थ्रिफ्ट बना रही है। एक अंग्रेजी में शब्द होता है, बहुत ज्यादा खर्च करने की आदत डाल रही है और इसके कारण से सेविंग्स कम हो रही है। यही नहीं, लोग उधार के नीचे भी दब रहे हैं और यही ट्रेंड अगर बना रहा और ये जो जितना खर्च करो उतना कमाओ या जितना कमाओ उतना खर्च करो, ये आदत अगर बनी रही तो इससे आने वाले समय में जो लोगों की सेविंग्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। कम सैलरी वाले लोगों के सपने को परवाज देने में क्रेडिट कार्ड ने बड़ी भूमिका निभाई है। यही वजह है कि 20,000 रुपए की सैलरी वाले युवा के हाथों में लाख रुपए का स्मार्टफोन दिखना बड़ी बात नहीं। 30 से 40 हजार रुपए की सैलरी वाला युवा भी EMI पर कार खरीद लेता है। कम उम्र में ही युवा महानगरों में EMI पर घर भी धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी की सैलरी का बड़ा हिस्सा EMI चुकाने में खत्म हो जाता है और बचत के लिए गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, इट्स बिकम क्रेडिट कार्ड लाइफ स्टाइल, जो अमेरिका में हो रहा है पिछले 20, 30, 40, 50 साल से हो रहा है, वो यहां भी होने लगा है। ये 100% सच है कि आज की युवा पीढ़ी सब कुछ हासिल करना चाहती है, वो भी बहुत कम समय में। बदलते अर्थ चक्र में युवा पीढ़ी नौकरी के कुछ वर्षों के भीतर ही घर कार समेत दूसरी चीजें खरीद लेती है, जिसके बारे में कभी ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के पड़ाव पर पहुंचने पर सोचते थे। वो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी की बड़ी जिम्मेदारियों से आजाद हो चुके रहते थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी की दिक्कत यह है कि ज्यादातर की नौकरी प्राइवेट है। नौकरी रहेगी या जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। हर महीने EMI और क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बोझ भरने का बोझ अलग, दूसरे जरूरी खर्चे अलग। अगर किसी महीने EMI टाइम पर नहीं जा पाई तो पेनल्टी के साथ ब्याज अलग से भरना पड़ता है। ऐसे में बड़ी शहरी नौकरी पेशा युवा आबादी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा EMI चुकाने में लगाती है, कर्ज बोझ तले त्राहिमाम करती है और बाहर से मुस्कुराता दिखने की कोशिश करती है। क्षमता से ज्यादा कर्ज बोझ तले दबे लोगों को हमेशा ये खौफ जीने नहीं देता कि हर महीने आने वाली कमाई अगर रुक गई तो क्या होगा। मौजूदा दौर में अधिकांश आदमी कर्ज जाल में फंसकर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही गवा देता है। यहाँ अच्छी सैलरी वाले एक शख्स के फिनेंशियल मैनेजमेंट का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसके अकाउंट में हर महीने टैक्स वगैरह सब कटने के बाद 2 लाख रुपए से ऊपर क्रेडिट होता है, पर 1-2 दिन के बाद ही 40-50 हजार छोड़कर बाकी रकम अलग अलग तरह की EMI और क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने में निकल जाती है। एक दिन उस शख्स ने अपनी कमाई और खर्चे का जिक्र करते हुए अपने एक करीबी दोस्त से कहा कि मुझे एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। मित्र ने तुरंत जवाब दिया कि आपका जो खर्च करने का तौर तरीका है उसमें फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूरत नहीं, ज्योतिष की जरूरत है। बात बड़ी गहरी है।
कमाई से ज्यादा खर्चा होगा। खर्चे की आदत पर कंट्रोल नहीं होगा। जब सैलरी आते ही बड़ा हिस्सा कर्ज की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने में ही खर्च होगा, तो महीने में 15 दिन खाली जेब रहना तय है। कितनी भी कमाई हो, फटेहाली से आजादी नहीं मिल सकती। लेकिन जरा सोचिए, जिन मिडिल क्लास परिवारों में एक सदस्य कमाने वाला हो और उसकी नौकरी चली जाए तो क्या होगा? अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? अगर किसी वजह से सांसों का साथ छूट जाए तो उसके बाद परिवार का क्या होगा? क्या इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी तैयार है? क्या उन्होंने बदलते वक्त की चुनौतियों के साथ अपने आर्थिक अनुशासन को बदला है? हमेशा नौकरी रहे ये जरूरी नहीं, हमेशा एक जैसी कमाई होती रहे ये भी जरूरी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपका अच्छा वक्त चल रहा हो और धन की देवी लक्ष्मी की असीम कृपा हो, तो जीवन के किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए जिससे आज के साथ आने वाला कल भी खुशहाल रहे। भारत के बड़े नौकरी पेशा मिडिल क्लास के बारे में कड़वा सच ये भी है कि अगर तनख्वाह समय से 10 दिन भी लेट हुई तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है। जरा सोचिए, अगर नौकरी चली जाए तो क्या होगा? एक स्टडी के मुताबिक 75% भारतीयों के पास मुश्किल हालात या इमरजेंसी से निपटने के लिए फंड नहीं है। हर एक इंडिविजुअल को, हर एक परिवार को कुछ ना कुछ तो बचत चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकता है। तो इस बचत हमारा देश में कम होते जा रहा है। वो रिजर्व बैंक का रिपोर्ट ने भी बताया है कि हमारा बचत, द रेट ऑफ सेविंग कम होते जा रहा है। ऐसे में अर्थशास्त्रियों की सोच है कि मौजूदा समय में जिस तरह की चुनौतियां और नौकरियां प्राइवेट हैं, उसमें सभी नौकरी पेशा लोगों के लिए अलग तरह का आर्थिक अनुशासन बनाने की जरूरत है। इसमें टेक होम सैलरी का एक हिस्सा हर महीने बचाना सबसे ऊपर है। इसके जरिए एक ऐसा इमरजेंसी फंड तैयार होना चाहिए जिससे कम से कम 6 महीने तक घर का खर्च चलाया जा सके। कोई भी बड़ी बीमारी किसी परिवार की आर्थिक स्थिति को वर्षों पीछे धकेल देती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का एक मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी है। किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को सड़क पर ना आना पड़े, इसके लिए कमाई के हिसाब के टर्म इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी हैं। लोअर इनकम ग्रुप में 68% सैलरी इनकम जो है खाने पे जाता है। खाने का दाम बढ़ रहा है, सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, अनाज का दाम बढ़ रहा है, तो बचत कहाँ रहेगा? पहले सरकारी नौकरी में लोगों को रिटायरमेंट के बाद अच्छी पेंशन मिलती थी, जिससे नौकरी के बाद भी जिंदगी आराम से गुजरती थी। लेकिन मौजूदा समय में सरकारी नौकरियां तो गिनती के रह गई हैं। ऐसे में समाज का एक बड़ा वर्ग प्राइवेट नौकरियों में है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद रोजमर्रा के खर्च का नौकरी के शुरुआती साल से ही हिसाब लगाना चाहिए और उस हिसाब से हर महीने बचत को वित्तीय अनुशासन का हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे ही तनख्वाह आए उसका 20% एक दूसरे बैंक अकाउंट में रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई 50,000 रुपए कमाता है तो उसको उसमें से 10,000 रुपए एक दूसरे बैंक अकाउंट में तुरंत निकाल देने चाहिए और बाकी का अपना गुजारा 40,000 में करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि ये उसकी भविष्य की पूंजी है और ये उसके निवेश के काम आएगी और यही उसका इमरजेंसी फंड भी है। इसी को निवेश करके वो आगे बढ़ सकता है, आगे अपनी नेट वर्थ बढ़ा सकता है और यही मुसीबत के समय उसके काम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि कम कमाई में अच्छी और खुशहाल जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, लेकिन इसके लिए संयम और संचय दोनों जरूरी है। छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेने और समय पर बिल ना भरकर पेनल्टी और मोटा ब्याज चुकाने में कोई समझदारी नहीं है। ऐसे हालात में लोगों को नए दौर की चुनौतियों के हिसाब से अपनी हर महीने की कमाई को 3 हिस्सों में बांटना होगा। एक हिस्सा जरूरी रोजमर्रा के खर्च पर, दूसरा हिस्सा इमरजेंसी के लिए, तीसरा हिस्सा रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए लॉन्ग टर्म निवेश के बेहतर विकल्पों पर जाना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ यानी पैसे के बेहतर जिंदगी के बारे में सोचना व्यर्थ है।
ऐसे में एक एक रुपए का मोल समझते हुए उसके सही सदुपयोग में ही बेहतर और खुशहाल भविष्य का लक्ष्मी दर्शन छिपा है। भले ही हमारी दादी नानी ने कॉलेज का मुंह न देखा हो, भले ही वो किसी बिजनेस स्कूल न गई हो, लेकिन परिवार पर आए किसी आपदा से निपटने के लिए उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही उम्दा था। हमारे समाज में बचपन से ही गुल्लक में एक एक पैसा बचाने और उसकी अहमियत समझाने वाली सोच विकसित करने की परंपरा रही है। सोना चांदी के गहनों को भी एक इमरजेंसी फंड की तरह ही माना जाता था, जिसे परिवार पर किसी बड़े संकट की स्थिति में महिलाएं निकालती थी। मतलब भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही कमाने खाने के साथ साथ बचत वाली सोच भी रही है। हाल ही में आए रिजर्व बैंक के आंकड़े भी बता रहे हैं कि पिछले 5 दशकों में लोगों की बचत सबसे कम रही है। ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। जरा सोचिए, अगर युवा पीढ़ी अपनी कमाई से कुछ बचाएगी नहीं तो बुढ़ापे में क्या करेगी? क्या 20-25 साल बाद हमारे देश में बुजुर्गों का एक ऐसा बड़ा वर्ग तैयार हो जाएगा जिसकी जेब और हाथ दोनों खाली होंगे? हमारे देश में सरकार के खजाने में हर एक रुपए में से 58 पैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। मतलब भारत में हर आदमी औसतन अपनी कमाई के 100 रुपए में से 58 रुपए अलग अलग तरीके से टैक्स के रूप में देता है। अगर इनकम टैक्स की बात की जाए तो सबसे ऊंची स्लैब 30% प्लस सेस है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इतना मोटा टैक्स चुकाने के बाद भी आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा के नाम पर क्या मिलता है? दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपने नागरिकों से भारी भरकम टैक्स वसूलते हैं तो बदले में अपने नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं भी देते हैं। दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे छोटे बड़े देश हैं जहां कमाई का आधा या उससे अधिक हिस्सा टैक्स में चला जाता है। मसलन आइवरी कोस्ट में 60%, फिनलैंड में 56.95%, जापान में 55.97%, डेनमार्क में 55.90%, ऑस्ट्रिया में 55%, स्वीडन में 52.90%, अरूबा में 52%, बेल्जियम में 50%, इजराइल में 50% और स्लोवेनिया में भी 50% टैक्स लगता है। भारी टैक्स के बदले दुनिया के ज्यादातर देश अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कवच भी मुहैया कराते हैं। ब्राजील में एक बहुत ही विस्तृत और उदार सामाजिक सुरक्षा तंत्र है जिसके दायरे में मुल्क की 90% आबादी आती है। अलग अलग स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवार को आर्थिक मदद, पेंशन समेत दूसरी बुनियादी सुविधाएं ब्राजील में मुहैया कराई जाती हैं। इसी तरह जर्मनी और सिंगापुर के भी मुल्क की बड़ी आबादी को सरकार की ओर से कई तरह की आर्थिक मदद दी जाती है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हम विकसित देश कहते हैं। इनफैक्ट विकसित देश की एक पहचान ही ये होती है कि वहां पर सोशल सिक्योरिटी होती है, यानी कि वहां के व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के दौरान या रिटायरमेंट के बाद या किसी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाने के बाद जब वो कमाने लायक नहीं रहता, वहां सरकार का बैकअप रहता है, सरकार उसको सहयोग देती है। अगर उसके पास कल को नौकरी नहीं रहती तो सरकार उसको एक भत्ता देती है जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कहते हैं। हमारी इतनी सारी लेबर फोर्स अभी एग्रीकल्चर में है जो आगे पीछे चलती रहती है। ये समझना कि हम सबके लिए एक पेंशन कर देंगे जैसे डेवलप कंट्री में होता है, ये गलत है, क्योंकि उन कंट्रीज में एग्रीकल्चर वर्कर्स का शेयर बहुत छोटा होता है जीडीपी। एक तो ये तुलना ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूरोप के फिनलैंड में प्ले स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त है। नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, मोरक्को, केन्या, ब्राजील जैसे कई देश हैं जहां बच्चों की पढ़ाई और फीस को लेकर माता पिता को टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। भारत में भी सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई मुफ्त है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के गिरते स्तर की वजह से लोग मोटी फीस देकर अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराते हैं। वहीं बेहतर और मुफ्त इलाज भी यूरोप के कई देशों में मिलता है। मसलन नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली, पुर्तगाल,
स्पेन जैसे कई देशों के नागरिकों को बीमार होने पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। यूरोप की स्वास्थ्य सेवाओं जैसा मॉडल एशिया के कुछ देशों में भी है। भारत के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है तो 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत बीमा कवर मिला हुआ है। यूरोप के कुछ देश अपने नागरिकों के लिए रेंट बेनिफिट जैसी सुविधाएं भी देते हैं, यानी आमदनी के आधार पर लोगों को घर किराए का कुछ हिस्सा सरकार देती है। अब ये भी जान लीजिए कि G20 देशों में किसे और कितना सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिला हुआ है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में 100%, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस के 90% से अधिक आबादी को सामाजिक सुरक्षा कवच मिला हुआ है। यूरोपीय यूनियन की 80% से अधिक आबादी सोशल सिक्योरिटी कवरेज के दायरे में है। भारत जैसे जैसे विकसित देश की तरफ बढ़ेगा, भारत को इन मोर्चों पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि विकसित देश, जैसा मैंने कहा, उसकी यही पहचान है कि वहां पर पूरी सोशल सिक्योरिटी वहां के सभी नागरिकों को मिलनी चाहिए। फ्रांस वैसी जगह में ये हाल हो गया कि लोग अब चाहते हैं कि पेंशन दो, हमको इनकम चाहिए ही नहीं, तो ये भी फेल हो जाता है ओवर टाइम। फ्रांस का फेलियर आजकल यही है कि उन्होंने अपने पेंशन फंड को कंट्रोल नहीं किया। डेनमार्क ऐसा देश है जहां अगर किसी नागरिक की नौकरी चली जाती है तो सरकार उसे 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता देती है। यह रकम आखिरी सैलरी का 90% हिस्सा तक हो सकती है। ब्रिटेन भी नौकरी जाने पर अपने मुल्क के बेरोजगारों को एक तय समय तक तय रकम मुआवजे के रूप में देता है। अमेरिका में भी जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देने का मैकेनिज्म है, लेकिन यूरोप के ज्यादातर देश मुफ्त की सुविधाओं के बदले अपने नागरिकों से मोटा टैक्स वसूलते हैं। भारत में इस साल 7.85 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा। वहीं अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन भी बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपए के निशान को पार कर गया। लेकिन यह भी एक अजीब विडंबना है कि देश की 53% सैलरीड वर्कफोर्स के पास कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है। तेजी से बदलती तकनीक और नौकरियों के बदल रहे नेचर के बीच युवा पीढ़ी को कमाने के साथ साथ बचत की आदत भी डालनी होगी। सरकारी नौकरियां गिनती की बच गई हैं। पहले की तरह अब पेंशन का सिस्टम भी खत्म हो चुका है। कई यूरोपीय देशों की तरह हमारे देश में नौकरी जाने पर तय समय तक मोटी रकम देने का सिस्टम नहीं है। ऐसे में दिवाली की खुशियों के साथ बदलते वक्त में नया लक्ष्मी दर्शन अपनाने की जरूरत है। मसलन हर महीने होने वाली आमदनी का एक हिस्सा बचाने वाली सोच, किसी भी बीमारी या दूसरे संकट से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट के बाद आत्मनिर्भर और सम्मान के साथ जिंदगी जीने के लिए फंड, किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार की जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ सके, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम करने वाली सोच बहुत जरूरी है। आज की तारीख में नौकरी या बिजनेस में हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए खुद को जितना अपडेट और अपग्रेड करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है बेहतर भविष्य के लिए बचत और नए दौर के हिसाब से लक्ष्मी दर्शन को आत्मसात करने की। आज बस इतना ही। न्यूज़ 24 के तमाम दर्शकों को एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही गंभीर मुद्दे के साथ जिसका सरोकार हम सब से होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और चुनाव से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।